बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की फिजिक्स के एमसीक्यूज। लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिसका पहला एमसीक्यूज है द अल्फा रेडिएशंस इज। कह रहा है जो अल्फा रेडिएशंस होते हैं वो क्या होते हैं, तो याद रखिएगा। वैसे इसका राइट ऑप्शन होगा कि जो अल्फा रेडिएशंस होते हैं इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? गैमा रेडिएशन से ज्यादा होती है। ठीक है, और यह भी पूछा जा सकता है कि अल्फा रेडिएशन पर जो चार्ज होती है वो कौन सी होती है, तो याद रखिएगा अल्फा रेडिएशन पर जो चार्ज होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, ओके जी। अब देखिए सिर्फ एमसीक्यूज तक ना रहे, काफी और भी बातें क्लियर करें ताकि अगर कोई और भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप सारा जो है वो समझ लें। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। ऐसी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ऐसी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड जिसकी जरूरत पड़े क्या करने के लिए? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को गायब करने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, ओके जी। तो फर्ज करें कि मेरे पास एक है, फर्ज करें मैं कहता हूं मेरे पास एक है सोडियम, ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस सोडियम में से इलेक्ट्रॉन्स को गायब करना चाहता हूं। तो क्लोरीन क्या करेगा? एनर्जी लगाएगा, कम से कम एनर्जी लगाएगा क्या करने के लिए? यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लगाई जाए उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब कुछ और बातें जो है वो बड़ी काम की है। ये भी सवाल आ सकता है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है। याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। नंबर 2, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इस पे भी डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है, ये भी सवाल आ सकता है। नंबर 2, अगर पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल में इन द पीरियोडिक टेबल टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स की बात करें, पीरियोडिक टेबल में अगर हम ग्रुप्स की बात करें ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, तो बताएं जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? तो याद रख लें ग्रुप्स के अंदर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। नीचे मींस डिक्रीज, कम होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं ग्रुप के अंदर, किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट वाले जो एलिमेंट्स होते हैं लेफ्ट राइट पीरियड, जो लेफ्ट राइट पीरियड होते हैं इनके अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बात याद रख ले। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है भला, ऐसा क्यों हो रहा है ये थोड़ा समझें। ठीक है, याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जो है ना, टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? लार्ज होता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो आपका जो एटॉमिक साइज होगा वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। अगर एटॉमिक साइज आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाएगा ग्रुप्स के अंदर, टॉप टू बॉटम अगर बढ़ता जाएगा तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होती जाएगी? लो होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये पूछा जा सकता है कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता जाता है? आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बड़ा होता जाता है। अच्छा एक ये भी सवाल आ सकता है कि अगर एटॉमिक साइज अगर स्मॉल हो रहा है, अगर एटॉमिक साइज कम होता जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। अब ये भी पूछा जा सकता है ये कहां होता है? एटॉमिक साइज कम कहां होता है, स्मॉल कहां होता है? याद रखिएगा लेफ्ट राइट पीरियड में, बिल्कुल नीचे लेफ्ट राइट पीरियड में। याद रखिएगा एटॉमिक साइज आपका स्मॉल होगा तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें। तो इसका जो वैसे राइट ऑप्शन होगा अल्फा रेडिएशन जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। किससे हाई होती है? गैमा रेडिएशन से। एमसीक्यूज नंबर 2, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड इमिट्स अ बीटा पार्टिकल। एक कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है उसमें से बीटा पार्टिकल्स जो है ना वो इमिट कर रहे हैं। ओके, द एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन्स नंबर ऑफ द न्यूक्लियर, तो जो आपके जो एटॉमिक नंबर होगा, जो प्रोटॉन नंबर्स होंगे न्यूक्लियस में वो क्या होंगे?
तो याद रखिएगा, जब भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड में आपके बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन नंबर होता है उसमें हम क्या कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका बी होगा, इंक्रीज बाय 1। किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड में जब बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो हम एटॉमिक नंबर में मतलब प्रोटॉन्स नंबर में 1 इंक्रीज कर देते हैं। नंबर 3 MCQs, a radioactive element emits a particle from the nucleus of one of its atom। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके एक एटम के न्यूक्लियस से एक पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहा है और उस एलिमेंट के अंदर 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो बताएं ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो याद रखिएगा, हमने पहले पढ़ा कि अगर बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन नंबर में 1 ऐड कर देते हैं। मगर जब आपकी बीटा इमिशन होता है, जब किसी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से आपका जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो याद रखिएगा उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी जो है वो रिलीज होते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब पहले में क्या था कि बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहे हैं, अब इसमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल फर्ज करें वो इमिट कर रहे हैं। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अगर अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है तो उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी जो है वो भी इमिट करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे अल्फा इमिशन। क्या कहेंगे, अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं और उनके साथ साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी इमिट करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एक एटम के न्यूक्लियस में से अगर आपके अल्फा पार्टिकल्स इमिट करें और उसके साथ साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इमिट करें तो ऐसे प्रोसेस को हम अल्फा इमिशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा इमिशंस। MCQs नंबर 4, आ रेडियो एक्टिव डिके कैन बी रिप्रेजेंटेड। कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव डिके है जो ये चीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये बताएं द इमिटेड पार्टिकल इज, तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा पार्टिकल जो है वो इमिट कर रहा है। ठीक है, ओके जी। अब देखिए आप ऊपर पढ़ के आए हैं कि जब भी बीटा पार्टिकल्स, MCQs नंबर 2 में जब आपके बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं तो जब आपके बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, ओके जी। अब आप याद रखिएगा बीच में हमेशा क्या होता है, एलिमेंट होता है, नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, कह रहा है कि 91Pa233 से ये बन रहा है, कौन बन रहा है, यूरेनियम बन रहा है। 92 उसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर क्या है 233 प्लस। कह रहा है कि इस चीज से ये चीज बन रही है, तो आप बताएं कि इसमें से क्या इमिट हो रहा है, क्या खारिज हो रहा है। ये तो होगा, इसके साथ साथ और क्या खारिज होगा, क्या इमिट होगा। तो आप थोड़ी सी यहां पे गौर करें कि यहां पे कौन है, 91 है और ये किसको जाहिर करता है, एटॉमिक नंबर को। ये भी किसको जाहिर कर रहा है, एटॉमिक नंबर। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ओके जी। तो 91 था, अब क्या हो गया है, 92 हो गया है। तो इसका मतलब है कि जब आपके बीटा पार्टिकल्स इमिट करते हैं, जब आपका बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में 1 प्लस कर देते हैं। तो देखो 91 से 92 हो गया, तो इसका मतलब है यहां पे कौन से पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये तो इमिट होगा ही, उसके साथ साथ कौन इमिट हो रहा है, बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा नंबर 5 MCQs, द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि वो कौन सी रेडिएशन का किस्म है जो ट्रेवल करता है, सफर करता है, कैसे, स्ट्रेट लाइन में। वो कौन सी रेडिएशन है जो बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती है, स्ट्रेट। कहां पे, अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशन है जो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करती है। तो याद रखिएगा
आपकी जो रेज होती है वो कौन कौन सी होती है, आपकी रेडिएशन कौन कौन सी होती है, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, ठीक है, या अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। इन तीनों में से जो गामा रेज होती है ना, वो गामा रेज जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रेवल करती हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी स्ट्रेट में ट्रेवल करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी स्ट्रेट में ट्रेवल करती हैं। ऐसा क्यों? डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करती, मुड़ क्यों नहीं जाती? तो हम कहेंगे गामा रेडिएशन के ऊपर, गामा रेज के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होती, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं करती, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो गामा रेज वाहिद आपकी रेज है जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा। MCQs number 6, a powder contains 100 milligram of radioactive material that emits alpha particles. The half life of isotope is 5 days. The mass of isotope that remains after 10 days will be, कह रहा है कि एक हमारे पास पाउडर है और वो पाउडर जो है वो कितना है, हमारे पास पाउडर है 100 मिलीग्राम। ओके, एक हमारे पास पाउडर है वो कितना है, 100 मिलीग्राम है। उसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं। इसमें से क्या इमिट कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इमिट कर रहे हैं। ओके, अगर हमारे पास एक पाउडर 100 मिलीग्राम है, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं, द हाफ लाइफ, उसकी जो हाफ लाइफ हो रही है आइसोटोप की, वो 5 डेज में हो रही, 5 डेज के बाद आधी हो रही है। इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी जो हाफ लाइफ है आइसोटोप की, वो कितने डेज के बाद हो रही है, 5 डेज। 5 डेज में इसकी जो लाइफ हो रही है वो कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। तो आप बताएं कि इस आइसोटोप का जो वजन होगा, मास होगा, वो 10 दिन के बाद क्या होगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आप देखें कि टोटल जो पाउडर है वो हमारे पास कितना है, 100 मिलीग्राम। 5 दिन के बाद क्या हो रहा है, आधा। तो 100 का आधा क्या होगा, अगर वैसे मैथमेटिकली बताता हूं फिर वैसे भी ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो इसका आधा, आधा माने 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करें, पहले देखते हैं आधा कितना होता है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 और ये 0, 5 और ये 0 मिलीग्राम। तो 5 डेज के बाद, 5 डेज के बाद 100 मिलीग्राम वाला पाउडर जो है उसकी जो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, 50 मिलीग्राम हो जाएगी। मगर वो कितनी पूछ रहा है, 10 डेज के बाद, 10 दिन के बाद, ठीक है। अगर 5 डेज में इतनी हो रही है, 5 डेज में अगर इतनी हो रही है, तो अगेन आप जो है वो इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मगर यहाँ पे तो 5 है, 1 बचा, 1 इसको दे दें, 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो इसका मतलब है 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक पाउडर है जिसका वजन, अगर इस पाउडर जो है वो 100 मिलीग्राम है, तो उसका जो है वो हाफ लाइफ जो है वो अगर 50 मिलीग्राम है, अगर उसकी हाफ लाइफ जो है, अगर हम हाफ देखें, 100 का हाफ क्या होता है, 50, ठीक है। 50 का भी आधा करें तो कितना होगा, 25, ठीक है। 100 मिलीग्राम का 5 दिन में होगा 50, मजीद 5 डेज में 25। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा 25 मिलीग्राम। MCQs नंबर 7, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स इज, कह रहा है स्टार्स के अंदर जो एनर्जी का, जो तवानाई का जो मेन सोर्स है, जो मेन सबब है, वो कौन सा प्रोसेस है। तो मेन सबब है इसका न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा, स्टार्स के अंदर जो एनर्जी का जो मेन सोर्स है, मेन वजह है, वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो है वो स्टार्स के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नंबर 8 MCQs, द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। कह रहा है कि बताएं हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, बट जाते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में। हैवी न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, किसमें बट जाते हैं, स्मॉलर न्यूक्लियाई में। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाए, बट जाए छोटे छोटे न्यूक्लियस में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। 9 MCQs, अ प्रोसेस
इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई। बताएं वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा अमल है जिसमें टू लाइट न्यूक्लियाई, दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर टू फॉर्म हैवियर न्यूक्लियाई, वो बनाते हैं एक वजनी न्यूक्लियर बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके हल्के न्यूक्लियाई जो है वो मिलकर जो है वो आपका हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इस अमल को हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। एमसीक्यूज नंबर 10, विच रो शोज द नेचर एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। कह रहा है कि एक बॉक्स हमें दिया गया है, इसमें हमें यह बताना है कि बीटा पार्टिकल की जो एबिलिटी है वो बताएं, पेनिट्रेटिंग की एबिलिटी, नंबर 2 और उसकी नेचर भी बताएं। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो इस वजह से हम कहेंगे जो बीटा पार्टिकल है उसकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रॉन जैसी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो उसी के सामने जो बॉक्स लिखा हुआ है अ फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम। अगर आपके पास एल्यूमिनियम की कोई जो है वो शीट है, चाहे वो थिक है, चाहे वो थिन है, चाहे वो मोटी है, चाहे वो पतली है, याद रखिएगा कि जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं जब वो एल्यूमिनियम की शीट में से पास होते हैं तो एल्यूमिनियम की जो शीट है उसकी कुछ मिलीमीटर्स की ऐसी जगह होगी जो बीटा पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, बल्कि उनको क्या कर देगी? रोक देगी, स्टॉप्ड कर देगी, वापस मोड़ देगी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। 11 नंबर एमसीक्यूज, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल। कह रहा है कि इन तीनों को आप कंपेयर करें। तो मैंने एक तस्वीर बनाई है, इससे आप जो है ना मजीद अच्छा समझ सकते हैं। फर्ज करें अल्फा पार्टिकल की मैंने ये शक्ल बनाई है, होती नहीं, मैंने एक बनाई है याद करने के लिए। इसकी जो है वो शक्ल ऐसी बनाई है, इसकी ऐसी बनाई है और गैमा की देखें ऐसी बनाई है। मैं अगर आपको कहूं कि ये तीनों चीजें अगर आपकी तरफ आए तो इससे ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि देखो इसकी चोंच बनी हुई है ना, तो ये जो चोंच वाली जो है सबसे ज्यादा जो नोकीली है, जो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर है, सबसे जो चीरने फाड़ने वाली जो ताकत है वो किसके अंदर ज्यादा होती है? गैमा के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, उससे थोड़ा कम, थोड़ा जो है इससे कम जो है वो आपकी जो है वो बीटा होते हैं। ठीक है, और उनसे सबसे कम जो है वो क्या है? अल्फा। तो आप इस तस्वीर को जो है वो देख करके आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं कि मोस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट और हाईएस्ट जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गैमा की होती है, उससे कम बीटा की होती है और सबसे ज्यादा कम जो है वो अल्फा की होती है। तो सी ऑप्शन जो होगा ना वो आपका करेक्ट होगा, हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेनिट्रेटिंग अफेक्ट। ठीक है, ओके जी, सबसे ज्यादा जो है इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। एमसीक्यूज नंबर 12, द सेवर हेल्थ हैजर्ड्स कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव इमिशंस। कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव इमिशंस की वजह से अब इंसान की जो हेल्थ है उस पर क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव इमिशन से जो है नंबर ए कैंसर भी होता है, और उसके अलावा जेनेटिक चेंज ये भी हो जाते हैं, एंड सी है डीप साइटेड बर्न्स, गहरे जख्म भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिव इमिशन से जो है वो इंसान की सेहत पर ये तीनों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों जो है वो अमल हो जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज। नंबर 13 एमसीक्यूज, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स शुड बी हैंडल केयरफुली। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हमें ध्यान से जो है वो हैंडल करना चाहिए क्योंकि नुकसानात होते हैं इससे। व्हिच सेफ्टी मेजर्स, ऐसी क्या चीज इस्तेमाल करें जिससे हमारी हिफाजत नॉट रिड्यूस टू द रिस्क ऑफ यूजिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। कह रहा है कि ऐसा क्या हम हिफाजती तदाबीर लें जिससे जो है इसके नुकसान होने का जो रिस्क हो वो कम ना हो। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, चाहे हम टेम्परेचर को ज्यादा ले लें चाहे हम टेम्परेचर को कम लें फिर भी जो है हम इसके नुकसान से जो है वो बच नहीं सकते। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, कीपिंग द मटेरियल एट अ लो टेम्परेचर। अगर हम मटेरियल्स का टेम्परेचर लो भी लें फिर भी जो है हम जो है वो इसके नुकसान से बच नहीं सकते। नंबर 14 एमसीक्यूज, अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ सील्ड सोर्स दैट इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। कह रहा है कि एक साइंटिस्ट है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके पास एक सोर्स है उसमें से बीटा पार्टिकल्स जो है वो इमिट कर रहे हैं।
द रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन द एयर इज अबाउट 30 सेंटीमीटर। और वो जो बीटा पार्टिकल जो इमिट कर रहे हैं उनकी जो रेंज है हवा के अंदर वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर तो जो फैल जाता है। द प्रिकॉशन दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टू प्रोटेक्ट द साइंटिस्ट फ्रॉम द रेडिएशन। अगर साइंटिस्ट उनसे बचना चाहता है, तो प्रोटेक्ट होना चाहता है, बचना चाहता है, तो उन रेडिएशन से, तो उसको क्या करना चाहिए? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन। वो क्या करे कि उस सोर्स को जो है वो दूर से हैंडल करे और किसी चमटे वगैरह का इस्तेमाल करे। लॉन्ग टोंग्स में जो है वो बड़े कोई लंबा कोई चमटा वगैरह टाइप हो, उसको जो है वो इस्तेमाल करे। अगर साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसमें सोर्स में से अगर बीटा पार्टिकल्स इमिट कर रहे हैं और वो 30 सेंटीमीटर तक बीटा पार्टिकल अगर हवा के अंदर फैल रहे हैं, तो उनसे अगर वो बचना चाहता है तो फिर उस सोर्स को जो है वो दूर से हैंडल करे और उसको उसके अलावा जो है वो टोंग्स वगैरह, चमटे वगैरह जो है वो बड़े चमटे कोई इस्तेमाल करे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा। नंबर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 15, द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। कह रहा है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट है और उसकी लार्ज क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। अगर हम उसको डिस्पोज करना चाहते हैं तो उसका जो बेहतरीन तरीका होगा, जो सेफेस्ट, जो हिफाजती जो तरीका होगा वो क्या होगा, ताकि हम उसको वेस्ट को जो है वो कहीं छोड़ें मगर हमें नुकसान ना हो, हम बच जाएं। तो उसके लिए ये आसान तरीका होगा कि बरिंग इट इन अ ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड। बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर, बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर जो है हमें उसको क्या करना पड़ेगा, दबा देना पड़ेगा। अगर हम बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे जो है उनको अगर हम दबा देंगे रेडियो एक्टिव वेस्ट को, तो हम उससे जो है वो इजीली बच सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट का अगर हम डिस्पोज करना चाहते हैं और उसकी क्वांटिटी अगर हमारे पास बहुत है, तो उसका जो सेफेस्ट वे होगा वो होगा कि हम बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर जो है उसको हम जो है वो गाड़ दें और उनको वहीं पे जो है वो छोड़ दें, तो फिर जो है बच सकते हैं। बाकी इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है कि भाई इनको आग लगा दें, दरिया में बहा दें, तो ये नहीं होगा। इससे फिर भी जो है वो किसी इंसान तक पहुंच जाएगा और किसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है यूनिट नंबर 20 के जो एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे खत्म हुए। यहाँ पे 10th क्लास की फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर दिए। आप जो है वो प्लेलिस्ट को चेक करें और वहां से आप अपने अपने एमसीक्यूज जो है वो जो चैप्टर आप देखना चाहते हैं उसको सुने। अगर कोई एमसीक्यूज यहाँ पे नहीं समझ में आया या मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी सलाह कीजिएगा। अगर कोई नहीं समझ में आया आप वीडियो को रिवर्स करें, बार बार सुने, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। अपने दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो।